हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। उसमें से हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली ब्रीफली आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आप चाहें तो जाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें आप आराम से देखिए, समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका क्या? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम लॉ यानी कूलॉम्स लॉ एक लॉ है, एक नियम है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपके कूलॉम नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये लॉ दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे क्या था, उन्होंने एक लॉ दिया था, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो कोई भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज आपस में एक किसी डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं, तो उनके अंदर उन्होंने नोटिस किया कि क्या करता है, एक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स काम करता है। तो उस फोर्स से रिलेटेड ही उन्होंने एक लॉ दिया है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? कूलॉम्स लॉ। अब ये होता क्या है वो देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कूलॉम्स लॉ का क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी मैंने बताया था आपका कि आपके पास कोई दो चार्ज है, हम चार्ज का नाम दे देते, चलो एक नाम दे दिया Q1 और एक दूसरा चार्ज है आपका Q2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। क्या है ये? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी इन टू चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट कंडीशन ये कहा कूलॉम्स के लॉ ने कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। यानी अगर आप Q1 और Q2 की मल्टीप्लाई कर दो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे आता है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम ये लेट कर लें कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं r है। कितनी है? r। तो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो सेकंड कंडीशन बनती है f की वो बनेगी 1/r²। प्रोपोर्शनल का साइन सेम होता है, बस लिखते समय हम जो वर्ड यूज़ करते हैं डायरेक्टली और इनवर्सली वो चेंज होता है। अगर आपका जो बिल्कुल डायरेक्ट लिखा होगा सामने ऊपर तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमने अपॉन में लिख दिया तो उसे बोल देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर आप एक चीज़ को घटाओगे तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी? घटेगी। ये होता है आपका कौन सा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे डायरेक्ट मतलब बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। और चार्ज की वैल्यू जितनी कम होगी उनके बीच में फोर्स भी क्या होगा? कम लगेगा, ठीक है। दूसरा कहता है कि जो आपका F है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल R के नहीं, स्क्वायर के। तो कहने का मतलब ये होता है कि इनवर्सली का मतलब ये हो गया कि अगर आपका इनवर्सली में क्या हो गया कि अगर आपकी R की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर R की वैल्यू क्या होती है आपकी? बढ़ती है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आपकी R की वैल्यू क्या होती है? घटती है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके दो चार्ज दूर रखे हुए हैं, डिस्टेंस पे दूर रखे हुए हैं, तो उनके फोर्स में उनके बीच में जो फोर्स है वो कम लगेगा, ठीक है। और अगर वो चार्ज आपके पास रखे हुए हैं तो फोर्स क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जैसे सिंपल सा मतलब है, आप मैग्नेट से रिलेट कर लो। आपने बचपन में मैग्नेट देखा होगा, मान लो आपने जैसे बचपन में खेला होगा, दो मैग्नेट आपने लिए, अगर आप उनको दूर रखते हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। देखा होगा आपने, ज़्यादा दूर रख दो तो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे पास लेके आओ, जैसे पास लेकर आते हो तो एक पोजीशन ऐसे आते हैं बिल्कुल फटाक से खींच लेते हैं एक दूसरे को, है ना। तो वही चीज़ आ गई कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम लगेगा, और डिस्टेंस कम है तो फोर्स उनमें ज़्यादा लगेगा।
ठीक है, तो ये कंडीशन कही थी किसने, कुलाम्ब्स लॉ ने। दो कंडीशन बनाई इन्होंने, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये आपका सेकंड हो गया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ये, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब हमें पता है कि कभी भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, आप 12th में भी पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हम इक्वल का साइन लगाते हैं। और इक्वल का साइन लगाते हैं जब, तो उसमें हम एक किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा आपका F इक्वल टू, और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे K से करेंगे, और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो K होता है आपका, जो K होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो सभी के लिए क्या होती है, इक्वल होती है। और वो वैल्यू कितनी होती है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसमें K है वो स्मॉल k होता है, यहाँ पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ये एक कांस्टेंट में बताया था कि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया किसका, आपका कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। आप इसकी हेल्प से आप किसी भी टू चार्जेस के बीच में फोर्स को फाइंड कर सकते हो, किसी भी टू चार्जेस के बीच में फोर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि आजकल के जो मॉडर्न फिजिक्स में जो हम यूज़ करते हैं, जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये यूनिट आया कैसे, आप इस यूनिट को यहाँ से फाइंड कर सकते हो। आपको K की यूनिट पता करनी है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो इधर। आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे R की इधर तो ये Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा, R आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं जो K होगा वो इक्वल आ जाएगा आपका FR अपॉन Q1 Q2। और हमें पता है कि जो F यानी फोर्स का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, न्यूटन। R मतलब R का स्क्वायर है, R का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, Q1 यानी चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, तो कूलम्ब का मतलब क्या हो जाएगा, C, तो C2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। आप ऊपर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। और इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम का मतलब ये है आपका कि मतलब ये है कि आपने Q1 Q2 रखा तो आपने किस मीडियम में रखा है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये किसका है, आपका फ्री स्पेस वैक्यूम, यानी आपके वैक्यूम में परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है, कि मतलब वो कितना ज़्यादा अलाउ करेगा किसी भी चार्ज के बीच में फोर्स लगाने को, ये उसकी वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 8.85 × 10⁻12, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होगी, इसके यूनिट का उल्टा कर दो, इसके यूनिट का क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, इस यूनिट का उल्टा, मतलब जो प्लस में उसे माइनस में कर दो और जो माइनस में उसे प्लस में कर दो, यानी न्यूटन -1, मीटर -2 और कूलम्ब 2, ये होती है इसकी यूनिट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू हो गई कंप्लीट, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है सिर्फ इसकी, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, 4 की वैल्यू रखोगे, अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये निकल के आएगा 9 × 10⁹, जो आपकी वैल्यू होती है किसकी, K की। और K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कुलाम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को, कि वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म को हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जो आपका फोर्स होता है, आपको पता है हम फोर्स हमने फाइंड किया कुलाम्ब्स लॉ की हेल्प से, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी बताना होता है, हमें डायरेक्शन को लेके चलना होता है। हम जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसका डायरेक्शन कहाँ से कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का हम यूज़ करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखना कैसे है। अभी हमने फाइंड
किया था, जो F फाइंड किया था वो क्या था, वो आपका ये था, ऐसे लिख लो, K वाला लिख ले, कौन सा लिख ले, चलो इसे लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, और जो वैल्यू थी क्या थी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू आई आपकी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें उसके कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका एक कैप होता है, वो कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कि यहाँ पे आपका एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका एक Q2 चार्ज है, ठीक है, और मैंने ले लिया एक यहाँ से ओरिजिन से ले लिया O, ठीक है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो R वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, हम वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन से जो Q2 का डिस्टेंस है, चार्ज नंबर 2 का डिस्टेंस है, वो R2 वेक्टर है, ठीक है, और ओरिजिन से जो R1 की जो डिस्टेंस है, सॉरी Q1 की जो डिस्टेंस है वो R1 वेक्टर है, हमने ले लिया, ठीक है। अभी जो हम फोर्स जो हम बात कर रहे हैं, फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किस पे, Q1 पे। तो Q1 पे अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो देखो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे सेम क्वांटिटी में अपोजिट में डायरेक्शन लगाता है, कि अगर मान लो ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे भी फोर्स लगाता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी वजह से इस पे फोर्स, जो Q2 कर रहा है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, जो Q2 है Q1 पे फोर्स लगा रहा है इधर की साइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो काम कर रहा है वो F12 काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, F12। इसका मतलब क्या है कि 1 पे फोर्स लग रहा है 2 की हेल्प से, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 की हेल्प से। तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्या, F12, और F12 फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये। तो अगर मैं इसके डिस्टेंस को अगर मैं पता करूँ ओरिजिन से, तो मैं ओरिजिन से क्या कर सकता हूँ, या तो मुझे डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ, कि मुझे O से डायरेक्ट मैं यहाँ पहुँच जाऊँ Q1 पे, ठीक है। एक रास्ता तो ये कि मैं R1 गया डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि पहले मैं O से Q2 गया, Q2 से फिर मैं Q1 गया। दूसरा पाथ मैंने क्या लिया, दूसरा पाथ मैंने ये लिया कि पहले मैं R2 गया, फिर R2 से मैं फिर कहाँ गया, R गया, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वली होंगे, क्योंकि हम दोनों सेम डिस्टेंस पे, सेम पॉइंट पे हम पहुँच रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ, ठीक है। जो आपका R1 होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, R2 प्लस R के, क्योंकि या तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, या फिर पहले आप यहाँ जाओ फिर यहाँ से यहाँ जाओ, है ना। जाना कैसे भी हो, कान आप इधर से पकड़ लो चाहे आप इधर से पकड़ लो, बात एक ही होती है, ठीक है। वही बात यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू को अगर मैं फाइंड करूँ तो ये R2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास R की वैल्यू आई कब, जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं F12 की, यानी 1 पे फोर्स जो आपका लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, 2 की हेल्प से। सेम ऐसे हम 2 वाले की बात करेंगे अभी नेक्स्ट में, तो ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने R कैप से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, और जो आपका यूनिट वेक्टर होता है R कैप जो होगा वो क्या होता है, R वेक्टर और R के मोड के इक्वल होता है। जो R आपका कैप है वो इक्वल होगा R वेक्टर अपॉन R का मोड। मोड मतलब आपकी जो वैल्यू चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हमें उसे प्लस में ही लेना है, मोड निकालना होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए F12 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R का मोड, मतलब पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी, और R की R में मल्टीप्लाई ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। और R की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पे, ये निकाली हमने R1 माइनस R2, तो ये आ गया किसका, आपका F12। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑन Q2। तो फोर्स ऑन अगर हम Q2 बात करें तो इसको हम लिखेंगे F21। इसका मतलब Q2 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है उसको बाद में लिखेंगे, और जिस पर फोर्स लगता है उसको हम पहले लिखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आप किसी भीड़ भड़ाक बस में या ट्रेन में बैठे हुए, तो आप जब ट्रेन में चढ़ते भीड़ जहाँ पे ज़्यादा होती है, तो अगर मान लो आपको किसी ने धक्का दिया, किसी ने आपको धक्का दिया आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर, आपके मतलब आपके पीछे रहता है ना वो, यानी आपके ऊपर फोर्स लगा, आप आगे हो, जिससे फोर्स लगा आपके पीछे है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कि इसने फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगा, तो जिसने फोर्स लगाया वो पीछे आएगा, और जिस पे फोर्स लगा वो आगे आएगा। तो फोर्स इस बार किस पे लग रहा है, Q2 पे। पहले किस पे लग रहा था, 1 पे, तो उसका हमने नाम दिया था F12। अब यहाँ पे आ जाएगा F21।
ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ जो F21 है वो जस्ट आपका अपोजिट है किसके, F12 के। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो F21 होगा वो इक्वल होगा माइनस F12 के, है ना, अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें वैल्यू रखें अगर हम F12 की, तो F12 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आपका बाहर आएगा, पूरी की पूरी वैल्यू आपके अंदर आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर R2 वेक्टर। ठीक है, और ये बाहर यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, और आपको पता है कि अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन को वो चेंज करता है, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। तो यहाँ पे साइन क्या है, ये है। तो इसका मतलब क्या है कि R1 हो जाएगा माइनस में, R2 हो जाएगा प्लस में। तो इसका मतलब है कि जो अब आपका जो नया फॉर्म बनेगा यहाँ पे, जो वो बनेगा F21 जो बनेगा वो ये बन जाएगा क्या, R2 माइनस R1 चेंज हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे पहुँच जाओ R2 पे, या फिर पहले आप R1 से यहाँ पे जाओ, फिर R डिस्टेंस से यहाँ पे जाओ। तो इसका मतलब ये लिख सकते हो R1 प्लस R। तो R की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, R1 इधर आएगा इस बार, तो इस बार R2 पहले और R1 बाद में। तो R2 पहले R1 बाद में, वही बात यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ बच्चों मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूँ, मैंने आपको थोड़ा सा मिस हो गया ये, जैसे मैंने आपको F की वैल्यू फाइंड करी थी, वो क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैल्यू आई थी ना कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक हम मल्टीप्लाई और करते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट से जिसका नाम होता है K। और K क्या कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं K से मल्टीप्लाई ना करूँ तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपका जो काम करता है, ये काम करता है सिर्फ वैक्यूम या फिर एयर के लिए। किसके लिए काम करेगा, वैक्यूम या एयर के लिए। लेकिन आपका वैक्यूम और एयर के अलावा कोई अदर आपका मीडियम दे दे, कोई और मीडियम दे दे, जैसे मान लो कोई ऐसा डेंसर मीडियम आ जाए जो वैक्यूम और एयर से अलग हो, तो उसमें क्या करते हैं हम एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस K की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू मीडियम क्या होती है, चेंज होती रहती है। और इस K की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 1 किस में, वैक्यूम में। ठीक है, और K की वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 1 ही होती है, ये होती है एयर में। यानी दोनों वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी वैक्यूम और एयर में। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जो K होता है वो लेस देन 1 होता है। किसके लिए, ये होता है आपका किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। किसके लिए होता है, इंसुलेटर के लिए। ठीक है, और K जो होता है वो इनफाइनाइट होता है किसके लिए, मेटल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू को याद करने की, बस आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूम और एयर में 1 होता है। बाकी समय अगर वो अलग मीडियम देगा आपके न्यूमेरिकल्स में तो वो मतलब उसमें वैल्यू भी साफ साफ दी होगी न्यूमेरिकल में कि K की वैल्यू कितनी आपको रखनी है, क्या मीडियम है और उसकी वैल्यू कितनी है। तो कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों क्या, कुलाम्स लॉ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कुलाम्स लॉ क्या होता है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपका हमारी वीडियो डेली टू डेली आपको अपडेट होती रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।